डिजीज क्या है, इलनेस क्या है, इस सब को भी जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर के स्तर पे तो हमें लगता है कि हाय हाय, ये चीज मुझे क्यों आ गई, पर आत्मा ऐसा नहीं सोचती। आत्मा का सोचना एक एक इलनेस के लिए बिल्कुल ही अलग है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस एक हीलर थे। उनके पास बहुत शक्ति थी। लोग उनके पास आते थे, वो काली माँ से उनके लिए कुछ मांगते थे। तो लोग उनको कहते थे, तुम, आपके गले में कैंसर है, आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ मांगते? आप, काली माँ आपको क्यों नहीं देगी? जब आपको वो दूसरों के लिए दे देती हैं तो अपने लिए क्यों नहीं देगी? तो वो हमेशा यही कहते थे कि मेरी आत्मा में कोई कैंसर नहीं है ना। तो एक एक जगे हुए व्यक्ति की क्या गुणवत्ता होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, कि वो हमेशा अपने शरीर को एक वाहन की तरह लेता है, उसके साथ नहीं जुड़ा रहता। उसकी आइडेंटिटी हमेशा सोल में जुड़ी रहती है कि मैं एक आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ तत्वमसि, इन चीजों से जुड़ी रहती है। और इन चीजों से जुड़े होने तक भी, सोल में रहते हुए भी अपनी अपने शरीर को लेकर आगे चलना, क्योंकि हमें शरीर मिला है, शरीर का ध्यान रखना है, शरीर का पालन पोषण करना है। पर कैसे? आत्मा की शक्ति से। केवल बाहरी रूप से नहीं ध्यान रखना कि मैं अच्छा पहन लूं, अच्छा खा लूं, अच्छा कुछ और कर लूं, पर अंदर से भीतरी अच्छाई करनी है। क्योंकि भीतरी अच्छाई ही हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में बोलती है दोस्तों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे, है ना। और मैं आप सबके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। तो लेट मी जस्ट रन द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा तीसरा दिन है, और आज हम बात करने वाले हैं हीरोज जर्नी। अब दोस्तों, हीरोज जर्नी क्या है? आपने देखा होगा, हम जब पिक्चरों में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, एक हीरो की जर्नी होती है कि हीरो को बचपन में बड़ी यातनाएं मिली, उसके घर में बड़ी टेंशन थी, फिर हीरो बड़ा हुआ, हीरो ने कुछ समझा, हीरो ने अपने अचीवमेंट्स पाई, और फिर एक बहुत सुंदर नीचे लाइन लिखी आती है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, कि अच्छा खुशी वाला अंत दिखाया जाता है, तो द एंड दिखाया जाता है। तो जिस प्रकार से आप फिल्मों में दोस्तों एक जर्नी देखते हैं, वैसे ही हमारे भौतिक जीवन में, हमारे रियल लाइफ की भी एक जर्नी है दोस्तों। अब मैं आपको ये जर्नी दिखाऊंगा, और आप यकीन मानिए, जब आप ये जर्नी देखेंगे आपको लगेगा कि आपकी ये जर्नी है। क्योंकि हम सब की हीरो हीरोइंस जर्नी यही है। हम सब इसी चीज से, क्योंकि ये जर्नी एक आत्मा की भूमिका है। आत्मा एक फाउंडेशन लेकर चलती है कि मुझे अपनी जर्नी कैसे बनानी। तो पहले वो उस चीज से दूर जाएगी, जो उसे पाना है उससे दूर जाएगी, फिर उसके पास आएगी। क्योंकि तब उसको उस चीज को पाने की, जो एक, जिसे कहते हैं कि उसका स्वाद उसको पता चलेगा। तो इसी प्रकार से कैसे ये जर्नी चलती है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखे हैं नोन एरिया, अननोन एरिया। तो हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जो चेतन में होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस है। और कई हमारे जीवन के कुछ पहलू क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको हम अचेतन कहते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर वो हमारे कहीं चेतना में कहीं ना कहीं वास करते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है। भले ही वो हमें नहीं दिखते, पर वो हमारे साइकी की डीप लेयर्स में कहीं ना कहीं छिपी हुई है ये चीजें। तो ये आप हैं, और हमारे जर्नी कैसे शुरुआत होती है? जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, बढ़िया चल रहा होता है, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे होते हैं, फिर एकदम से हमारे अंदर एक नीरसता का भाव जागता है। नीरसता क्या होती है?
हमें लगता है कुछ मजा नहीं आ रहा, खालीपन लगता है कुछ। हमें लगता है कि क्या ऐसे ही चलेगा सब कुछ। हाँ, सुबह उठो, महिलाओं को लगता है उठो खाना बनाओ, फिर सफाई करो, और बस आए बच्चे आए स्कूल से उनके ध्यान रखो, उनका होमवर्क करवाओ, फिर रात को खाना बनाओ, थोड़ा पति वगैरह के साथ बैठो, थोड़ा रिश्तों का ध्यान रखो, चलो जी, डे खत्म हो गया। और पुरुषों को क्या लगता है, सुबह उठो, 8 बजे तैयार हो, घर से निकलो, रात को 8 बजे आओ, पूरा दिन ऑफिस में रहो, दुकान पे रहो, अपने कारखाने में रहो, उसके बाद घर आओ, सो, थोड़ी देर मोबाइल देखो, चलो जी काम खत्म हो गया। तो जब ये जीवन का एक चक्का इस प्रकार से चलने लगता है तो हमारे अंदर बोरियत आना स्वाभाविक है। बोरियत क्यों आती है? क्योंकि बोरियत तब आती है जब हम अपने अंदर अपने आप से एक डिस्कनेक्शन में आ जाते हैं, अपनी आत्मा से कहीं ना कहीं भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि कोई बोरियत नाम की चीज ही नहीं है। आपने कभी बच्चे को देखा है बोर होते हुए? कभी 2 साल का बच्चा आके आपको 3 साल का बच्चा कहता है मैं आज बहुत बोर हूँ, है मुझे कुछ करवाओ? ऐसा होता है? कभी भी नहीं होता। बच्चे को आप एक छोटा सा माचिस का एक डिब्बा भी दे दीजिए, उसकी डिबिया भी दे दीजिए, वो सारा वक्त उसके साथ लग के इतना मजा करेगा कि कोई बोरियत अकेलेपन की नाम की कोई चीज नहीं। तो क्या है, हम में ये एकीकरण का भाव, वननेस का भाव शुरू से ही हमारे अंदर भगवान ने डाल के भेजा है, हमारी आत्मा का वो भाव। पर जैसे जैसे हम अपने जीवन जीवन के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं, प्रेशर्स बनने लगते हैं, सोसाइटी हमें कहने लगती है कि ये सच है, ये गलत है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, हमारी भ्रांतियां बनने लगती हैं, हमारी धारणाएं बनने लगती हैं जीवन को देखने की, और वही दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने लगते हैं। दृष्टिकोण क्या है? बड़े हो, पहले तो अच्छे नंबर लो, 99% मार्क्स लो, उसके बाद आगे जाओ, कॉलेज में अच्छी सीट लो, उसके लिए कंपटीशन करो, सीट ले ली तो अच्छी नौकरी लो, अच्छी नौकरी हो गई तो प्रमोशन लो, प्रमोशन हो गया तो फिर शादी करो, शादी हो गई तो बच्चे करो, एक हो गया तो दो करो, दो हो गया तो तीन करो, और उसके बाद फिर उनका ध्यान रखो, फिर उनके लिए चलो। तो ये हमारा सिस्टम सोसाइटी ने सेट करके रखा है दोस्तों। जो भी इससे बाहर जाने की कोशिश करता है उसको कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिकल फीडबैक मिलता है, उसको कहीं ना कहीं आलोचना होती है उसकी। क्योंकि हमें लगता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम शादी कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये ऐसा ही है कि एक सागर की जो धारा जा रही है, आप उससे अलग उल्टी दिशा में जाना चाहिए। और जब हम इसी दिशा में जाने लगते हैं, फिर हमें क्या लगता है कि हम एक भेड़ चाल में घुस जाते हैं। अब भेड़ चाल बन गई, किसी की जर्नी को मैंने अपनी जर्नी बनाकर चलना शुरू कर दिया, तो क्या है, नीरस सा आने लग गई, बोरियत। क्योंकि मैं अपनी खुशबू से अपने डिस्कनेक्शन में आ गया, और जब डिस्कनेक्शन में आ गया, अपने साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो फिर बोरियत पैदा होनी शुरू हुई। एक समय बोरियत में ऐसा आता है जब मुझे लगता है मुझे कुछ करना है, और उससे हम कहते हैं कॉल टू एडवेंचर, कि मुझे अपने जीवन को कुछ बदलना है। आप खुद देखिए, आप में से कई कई लोग यहाँ पे ऐसे जुड़े हैं, बोर हो गए थे अपने जीवन से कि मेरे जीवन में क्या रास्ता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कॉल टू एडवेंचर निकली आप में से कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे अंदर मेरा कनेक्शन बने, मैं खुश रह पाऊं, मैं अपने आप को जान पाऊं, मेरी अगर ये बीमारी है इसको ठीक कर पाऊं, मैं अपने रिश्तों को ठीक कर पाऊं, अपने करियर को ठीक कर पाऊं, अपने जीवन के उद्देश्य को पा पाऊं। तो ये सारी क्या है, कॉल टू एडवेंचर। कि एक अंदर से पुकार आने लगी कि मुझे अपनी तरफ, अपने एक जीवन की खुशी की ओर, जीवन को जानने की ओर, उस तरफ जाना है। अब जब कॉल टू एडवेंचर आती है तो क्या होती है, सुपर नेचुरल एड भी आती है। सुपर नेचुरल एड यानी कि कोई ऐसी सहायता जो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल यानी कि भगवान द्वारा भेजी गई। जैसे आपने, एक तो है कि मुझे पानी पीना है, तो आपके बच्चे या आपके भाई बहन आपको पानी लाकर दे देते हैं, एक तो ये सहायता है। एक है मुझे अपने आप को जानना है,
तो क्या है, फिर सुपर नेचुरल एड आती है। सुपर नेचुरल एड में क्या है, एक दिन आपने यूट्यूब चैनल खोला और वहां पे मेडिटेशन चल रही थी, कोई पीएमसी हिंदी चल रहा था वहां कहीं, ज्ञान भारत की क्लास चल रही थी वहां कहीं, और उस क्लास में आप जुट गए। एक बार देखा, इतना स्वाद लगा कि रोज देखने लगे, रोज क्लास करने लगे। इसे कहते हैं सुपर नेचुरल एड, कि जो नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल, जो शुद्ध प्रकृति के स्वरूप से आई है। और क्योंकि आप तैयार हो, तो जो अलादीन का जिन है, आपने उसको रगड़ा और आपके लिए ये सहायता कहीं ना कहीं से निकलने लग गई, बाहर आने लग गई। अब जब ये सहायता बाहर आने लगती है, तो आपके जीवन में वो लोग भी आने लगते हैं जिनको जिनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं और कह सकते हैं हाँ, आपको ऐसे चलना चाहिए, हाँ, आपको इस प्रकार से चलना चाहिए। अच्छा, तुम अपने अपनी बीमारी को एक अच्छे तरीके से जानना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसी गाइडेंस हमें मिलनी शुरू हो जाती है। और जब गाइडेंस मिलने शुरू हो जाती है, फिर हम अगले जोन में पहुंचना शुरू करते हैं। अब तक हमारी यात्रा कहाँ पे होती है, एक कॉन्शियस जोन में होती है, हमें सचेत जोन में होती है, जहां हमें लगता है कि हाँ, हम चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये दृश्य रूप में है, हमारे सामने वो चीजें आ रही। फिर धीरे धीरे जब आप इस गहराई में जाने लगते हैं, उस गाइडेंस को लेकर जो आपको गार्डियन से आई है, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग शुरू हो जाती है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग कहाँ होती है, आप कॉन्शियस जोन से, अपने सचेत जोन से आप असचेत, यानी कि चेतन से अचेतन में जाने लगते हैं, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं जाने लगते हैं, और उन परतों को खोलने लगते हैं, उन दरवाजों को खोलने लगते हैं जहां दरवाजे पहले कभी भी नहीं खुले। जहां पहले कहा जाता था कि अगर बीपी हो गया, एक गोली खाओ, सब काम खत्म, डायबिटीज हो गई, एक गोली खाओ, सब काम खत्म, और खाते रहो जो खाना है, पूरी, छोले, गुलाब जामुन, टिक्की, हलवा, जो मर्जी खाना है खाओ। पर इस थ्रेशोल्ड में, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अब आप इसका समाधान गोली में नहीं देखते, आप उसके नीचे की गहराई में, आप सुनते हो, समझते हो, अच्छा, मुझे अगर ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बताना चाहता है ये। तो ये चीज आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करती है, क्योंकि जब तक आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक कोई जर्नी नहीं शुरू होगी। हम एक जिसे कहते हैं कि अचेतन के जोन में नहीं जा पाएंगे तब। फिर जब बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, तब हमारे सामने जो अचेतन में पड़े हुए हमारा कूड़ा कटकट और प्रारब्ध कर्मा, पुराने कर्मा, चैलेंजेस, वो सब कुछ धीरे धीरे हमारे सामने आने लगे। हमें लगता है काम तो हम अच्छा करने लगे थे और सब कुछ बिखर रहा है। मैं तो ध्यान करने लगा था, पर ये तो घर में ज्यादा ही कलेश होने लग गया। तो क्या है, चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, और टेम्पटेशंस भी। टेम्पटेशंस क्या है, कि आपको अलग अलग चीजें आपको भावनी लगने लगती हैं, आपको मोहित करने की कोशिश करती हैं, कि छोड़ो ये सब, ये करो, है ना, ये वाली दवाई खाओ, ये छोड़ दो, इसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस है, ये आपको जल्दी ठीक कर देगी। तो ऐसी अलग अलग लुभावनी चीजें हमारे पास होने लगती हैं। और कई लोग क्या करते हैं, इन चैलेंजेस से जब डर जाते हैं तो रुक जाते हैं। अब जब रुक जाते हैं तो क्या होगा, जर्नी यहीं पे रुक जाएगी। आप फिर किसी समय में वापस से कॉल टू एडवेंचर पे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने ये जर्नी शुरू करी, चैलेंजेस आए, आप डर गए और आप रुक गए, फिर वापस से जाइए और कॉल टू एडवेंचर फिर शुरू होगी। क्योंकि फिर जीवन में एक बार फिर से नीरसता आएगी, फिर बोरियत आएगी, फिर हमें लगेगा नहीं, मुझे कुछ और करना है, फिर हम फिर से शुरू करेंगे। और कभी कभी हम अपने लुभावनी चीजों में, माया के मोह पाश में अटक जाते हैं, उन चीजों में अटक गए तो क्या होगा, जर्नी फिर से रुक जाती है। पर जो व्यक्ति अपने अंदर अडिग विश्वास रखते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं, और जो कहते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इस पथ पर चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पाना है,
तो क्या होगा, वो इन चैलेंजेस और टेम्पटेशंस को पार कर जाएंगे, उनसे आगे चले जाएंगे। फिर जब चैलेंजेस और टेम्पटेशन से आगे चलने लगेंगे तो क्या होगा, आसपास हेल्पर्स भी आने लगेंगे जो हमारी सहायता कर सकते हैं, जो हमें और एक जिसे कहते हैं कि हमारे सोल फैमिली के लोग हमें मिलने लगेंगे, जो हमें बताएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो अपना अनुभव बताएंगे। जब उनका अनुभव हम सुनेंगे, वो बताएंगे कि उनका जीवन कैसे रूपांतरित हुआ, कैसे बदल गया, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। तो उस बदलाव को सुनकर हमारे अंदर हमारी आत्मा की यात्रा की एक जो जोत है वो तीव्र होने लगेगी, तेज होने लगेगी, और दिन रात हम अपने आप को जानने का प्रयास करें। फिर जब इस तरीके से धीरे धीरे आगे चलते हैं, फिर हम डेथ और रीबर्थ में जाते हैं। अब डेथ लोगों मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, मेरा मरण हो जाए। नहीं, शरीर छोड़ना नहीं, जो विचारधारा है हमारी, जिस प्रकार से हम सोचते थे अपने जीवन को, जिस दृष्टिकोण से हम देखते थे, जो बिलीफ सिस्टम से हम अपने रिश्तों में आगे बढ़ते थे, जिस विचारधारा से खुद को देखते थे, हमें खुद में कमियां नजर आती थी, उस सब की मृत्यु होने लगती है। उस पुरानी सोच को कहीं ना कहीं आपसे अलग होना होता है, और जब वो सोच नई अलग होती है, पुरानी सोच, आपके अंदर नई सोच बनने लगती है। ये समय बिल्कुल वैसा ही होता है कि जैसे एक कीड़ा धीरे धीरे ककून से अपने पाश में से बाहर निकलकर फिर एक बटरफ्लाई बनता है, क्योंकि डेथ होती है, उसको एक ककून में जाना पड़ता है और उस जगह पर बिना हिले डुले वहां रहना पड़ता है अपने हीलिंग के लिए। और जब वो वहां पे रहता है, फिर वो अपनी ही खाल को खुद छील कर अपने आप एक, जिसे कहते हैं कि तितली बनकर पैदा होता है, जिसे हम रीबर्थ कहते हैं। फिर इसके बाद हम वो व्यक्ति नहीं रहते जो थे। लोग भी हमें कहते हैं तुम में कोई अंतर है, तुम कुछ कर रहे हो, तुम में बदलाव है, जो 2 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था तुम उससे कहीं ना कहीं अलग हो गए। तो क्या है, जो मेरी, फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट में ये भी होगा कि जो मेरी बीमारी थी वो बदल गई, उसका कुछ ना कुछ हो गया, वो हील हो गई। मेरे को कैंसर था, ट्यूमर था, हील हो गया, और मेरे अंदर अपने आप को जानने की एक शक्ति जगी। मेरे पता चला कि मैं अपना सृष्टि का रचयिता खुद हूँ। मैं खुद ही हूँ जिसने इस कैंसर को बुलाया, अपने अंदर ठहराया, और मैं ही हूँ जो इसको हील कर सकता है। तो इसे कहा जाता है रीबर्थ। अब जब रीबर्थ हुआ तो क्या हुआ, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जीवन भी बदल गया, अंदर बदले तो बाहर भी बदलना शुरू हो गया। इसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, कि जैसा अंदर बदला, जैसा पिंड अंदर बना, वैसा ही ब्रह्मांड बाहर बनने लगा। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप अकेले नहीं होते, फिर आपकी खुशबू और फैल जाती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से चलते चलते क्या होता है, फिर हमें बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन होती है, और हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ गलत किया, अब मुझे उस चीज का पश्चाताप करना चाहिए। हम उसे एक ग्लानि के भाव से नहीं लेते, ना ही हम उसे एक पनिशमेंट के भाव से लेते हैं कि मुझे एक यातना मिलनी चाहिए या मुझे पीड़ा मिलनी चाहिए। नहीं, हम उसे एक ऐसे भाव से लेते हैं ताकि हम अपनी आत्मा का जो बैगेज है, उसके आसपास जो गंदगी जमा की है गलतियां करके, उसको हम झाड़ते जाएं, उसको हम छोड़ते जाएं, ताकि हमारी आत्मा का प्रकाश अंदर से निकल जाए और हम लाइट होते जाएं। और जितने जितने हम लाइट होते जाते हैं, फिर क्या होता है, गिफ्ट ऑफ गॉडेस। इसको गिफ्ट ऑफ गॉडेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो माँ है, माँ का स्वरूप जैसे प्रकृति है, हम उसे माँ कहते हैं, प्रकृति पिता नहीं कही जाती। पिता एक है, हम सबके पिता एक है, वो है परम शक्ति। और परम शक्ति ने जो सृष्टि बनाई है, गॉडेस बनाई है, वो जो जीवन बनाया है, उसमें से हमारे लिए तोहफे निकलने लगते हैं। और वो तोहफे क्या हैं, कि आपने जो अपने लिए सीखा, आपने जो अपने जीवन में बनाया, अब वो आप तक नहीं रह सकता। अब आप उसे जीवन में कहीं ना कहीं आगे देने लगते हैं, बिखेरने लगते हैं, और आप दूसरों के लिए मेंटर्स और हेल्पर्स बनने लगते हैं। आप दूसरों के लिए गार्डियंस बनने लगते हैं, ताकि दूसरे जग जाएं और वो अपने जीवन में आगे जा पाए।
और फिर क्या होता है, हम रिटर्न की ओर आते हैं, हम अपने तरफ ही खुद की तरफ जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, हम अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और ये कंप्लीशन कई कई बार हम अपने जीवन में करते हैं। एक सिचुएशन को एक सर्कल में चलाएंगे, फिर दूसरी सिचुएशन आएगी, फिर से ये सर्कल चलेगा, और ये जर्नी हमारे जीवन में कई कई बार चलती है। तब तक चलती है जब तक हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, रीबर्थ को एक्सपीरियंस नहीं करते, और अटोनमेंट और अपने अंदर के जो तोहफे हैं, उपहार हैं, उनसे एकीकरण नहीं करते, तब तक ये हमारे अंदर चलता रहता है। और अपनी जो खुशबू है जब हमने पा ली, तो हम दूसरों को ये खुशबू देने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस हीरोज जर्नी से हम क्या सीखते हैं? जब हमें कोई शरीर में हमारे कोई कष्ट है, तो कभी भी उस कष्ट को ये सोचकर नहीं कहना अब मेरे जीवन का अंत है, क्योंकि वो कष्ट भी इस हीरो की जर्नी से जा रहा है। वो कष्ट भी एक कॉल टू एडवेंचर है दोस्तों, एक रास्ता है आपको अपनी नई यात्रा शुरू करने का। तो अगर आप इसमें घुसे रहेंगे, अरे ये मेरे साथ हो गया, मैं तो बहुत पीड़ित हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, अब मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तो क्या है, हम वही सिकनेस कॉन्शियसनेस में चले गए। पर वेलनेस कॉन्शियस वाला व्यक्ति इसको, इसके आगे अपने अपने आप को हताश नहीं होने देगा, आगे जाने देगा, और इस कॉल टू एडवेंचर को लेते हुए धीरे धीरे अपने चेतन से अचेतन के तरफ जाते हुए, अपने आप को वहां समझते हुए, और जितना हमारा अचेतन है जिसको हम जितना समझेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा चेतन बनता जाएगा। हमारा अचेतन कम होता जाएगा, चेतन का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा, और जितना चेतन का आकार बढ़ेगा, उतनी हमारी जो सिद्धि है खुद पे, जो सेल्फ मास्टरी है, वो हमारे अंदर जगने लगेगी। आत्म सबका आत्मबोध, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, मुक्ति, कैवल्य, सब अपने अंदर जागने लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आगे से हम अपने आप को एक एक जिसे कहते हैं कि संकल्प से कहेंगे, प्रॉमिस से, कि अपनी कोई भी पीड़ा को, अपने दुख में घुस नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं दुख हो रहा है, पर उसमें घुसकर वहां बैठ नहीं जाना, उसको इस्तेमाल करना है इस जर्नी को पूरा करने के लिए, ताकि आपकी पिक्चर की एंड में भी लिखा जाए, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। द एंड भी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा है। शुभांगी टू कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, अब हमने जाना कि कैसे ये जर्नी से हम गुजरते हैं, और ये जर्नी मैं कहूंगी कि सिर्फ हम नहीं, जो अवतार भी आए हैं इस जीवन में, उनकी भी ये यात्रा ऐसी ही रहती है। तो वो भी इन चैलेंजेस को पार करते हुए जाते हैं, चाहे हमारे जो माइथोलॉजी में भी लिखा है, चाहे आप भगवान कृष्ण की बात करें, भगवान राम की बात करें, सीता माता की बात करें, तो ये सब उन जर्नी से निकले हैं। जब वो निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो माइथोलॉजी है ये रूपक है, हमें अपने जीवन के बारे में बताती है, तो हम भी इन्हीं चैलेंजेस से निकलते हैं ताकि हम और जीवन में आगे बढ़ पाए। तो जिस भी स्टेज पर आप हैं अभी इस जर्नी के, तो आप सोचिए कि वो एंड नहीं है, वो एक शुरुआत है आपके एक नए जन्म की, एक नई शुरुआत की। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी पड़ाव पर बैठे हैं, बट वो हताश नहीं हो जाना हमें कि हताश हो जाए हम कि बस अब यही है, खत्म हो गया। पर अब आपको समझ आ रहा है कि आगे मुझे वो रिटर्न, पूरा सर्कल मुझे कंप्लीट करना है, तभी मैं एक होल बन के बाहर निकलूंगा। तो आगे चलते हैं हम। तो हम बात करते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो भी बीमारी आती है, कैसे वो आत्म सबक है हमारे लिए, क्या सिखाती है हमें, क्या लेसन देती है। इस बीमारी से कुछ लेसन्स हमने लिखे हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि कैसे ये बीमारी मुझे कुछ बताने आई है, कुछ संदेश देने आई है। तो पहला है
कि जब कोई बीमारी आती है तो उससे हमें एक सीख मिलती है कि अपने जीवन में जो लोग हैं, जो व्यक्ति है हमारे जीवन में, हमारे परिवारजन में जो लोग हैं या जो चीजें हैं मेरे पास, हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर उत्पन्न होता है। आपको जीवन जीने का समझने आता है कि कैसे जीवन को जीना है, जीवन कितना वैल्यूएबल है, आपको वो समझ में आता है। क्योंकि कभी हम जीवन पे ध्यान नहीं देते, हमें समझ आता है कि ये जो जो सांस चल रही है, कितनी इम्पोर्टेंट है ये सांस मेरे लिए, कि कैसे पहले तो हम ध्यान ही नहीं देते थे, पर जब बीमारी या कोई चैलेंज आता है तब हम समझते कितनी वैल्यू है इस सांस की, कितनी वैल्यू है मेरे परिवारजनों की। जब मैं एक हॉस्पिटल में जाके आता हूँ और 10 दिन बाद घर आता हूँ तो मुझे घर की इम्पोर्टेंस समझ आती है, अपने परिवारजनों के साथ बैठना समझ आता है। तो हमें कृतज्ञता सिखाकर जाती है जब कोई बीमारी आती है। तो ये पहला सबक हम सीखते हैं। और दूसरा जो सबक हम बीमारी से सीखते हैं वो जीवन की बड़ी तस्वीर देखना। कि हमें लगता है कि जीवन हम स्थूल देखते हैं, भौतिक रूप में देखते हैं, बहुत ग्रॉस लेवल पे देखते हैं जीवन को कि ये हुआ। और जब चैलेंज आता है, एक बीमारी के रूप में आता है, तो हमें सिखाता है कि हम जिसको सच मान रहे थे वो सच वो नहीं है, उसके परे है सच, जो सत्य जानना है। और एक, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं आप, और जब आप बाहर का दृश्य देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ मीटर तक आपकी दृष्टि जा पाएगी। पर जैसे ही मैं कहूं कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं और वहां से देखें, तो आपका क्या है, दृष्टिकोण थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही आप अगर और टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो क्या आपको और दूर तक दिखाई देगा। और सोचिए अगर आप एक हेलीकॉप्टर के जैसे, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और वहां से देखेंगे वो व्यू को, तो क्या होगा, आप बहुत पूरा उस सिटी को देख पाएंगे। तो वैसे ही ये बीमारी है दोस्तों। अभी हमें वो बीमारी लगती है, पर जब हम आत्मा के स्तर पर रहकर इस बीमारी को समझते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये जीवन की एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है कि कैसे ये बीमारी भी मुझे सहायता करने आई है, मुझे आगे बढ़ के लेके जाने के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए है ये बीमारी। तो ये हमें समझ में आने लगता है और हम इसको आगे बड़ी तस्वीर के जैसे देखते हैं कि नहीं, सिर्फ ये नहीं थी बीमारी, इसके कारण आप देखिएगा आपके कोई चैलेंज आए होंगे या किसी बीमारी के कारण, तभी आप ध्यान से जुड़े। क्योंकि आपने सबने ट्राई कर लिया होगा कि मैंने एलोपैथी भी ले ली, आयुर्वेदा भी ले लिया, पर अब मेरे को कुछ और करना है, अपने आप के साथ जानना है, अपने आप को जानना है। वो कहाँ से समझ आए, इससे कि आप एक बड़ी तस्वीर जान पाए कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे कहीं गुना बड़ा हूँ। और मेरी आत्मा जो है, जो पावरफुल है, ना कि ये भौतिक जो शरीर है मेरा, हम इसी को ही पावरफुल मान लेते हैं। और हम सोचते जब बीमारी आ गई तो ये भी ढह जाएगा, पर जो आत्मा है वो तो अमर है, अचल है, जो निरंतर चलती रहती है, हम वो उससे जुड़ जाते हैं। तो हमें जीवन की एक बड़ी तस्वीर समझ में आती है। और तीसरा सबक जो हमें मिलता है वो है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जब कोई बीमारी आती है, हम पहले क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं दूसरों को। हम कहते हैं कि इसके कारण ये मेरे को बीमारी हो गई, ये मुझे, मेरे हस्बैंड खुश नहीं रखते, इस कारण मुझे ये स्ट्रेस है, या मेरे काम में जो मैं करती हूँ उस कारण मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई। तो क्या है, हर बीमारी को मैं दूसरों पे बोझ डाल देती हूँ कि इनके कारण हुआ। पर जब हम इस बीमारी को समझने लगते हैं एक डीपर लेवल पर, हमें समझ आता है कि कोई किसी के कारण कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन में, मैं ही हूं अपने जीवन की रचयिता,
मैं ही इसको क्रिएट कर रही हूँ, ये बीमारी भी मैंने ही कहीं ना कहीं क्रिएट करी है। क्योंकि जैसे हमने कल पढ़ा था कि हम अपने भीतर अपने इमोशंस को दबा लेते हैं, अपनी धारणाएं जो हमने बना रखी है, क्योंकि किसने बनाई है? हमने ही बनाई है। हमने ही अपने भावनाओं को अपने भीतर दबाया है, तो उन्हीं से ही ये बीमारी आ रही है। तो किसी और ने बाहर से हमें थोपा नहीं गया, कहा नहीं गया कि ये लो, तुम ले लो, बीपी ले लो, ये लो तुम डायबिटीज ले लो। ये सब हमने ही क्रिएट किया है और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी हमारे जीवन का कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हितेश की जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना या मेरी जिम्मेदारी है हितेश को खुश रखना। हम दोनों की जिम्मेदारी है खुद को खुश रखने की, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की। पर ये है, हाँ, हस्बैंड वाइफ है हम एक दूसरे, अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो सोचिए हम जीवन को आगे कितने खूबसूरती से आगे लेकर जा सकते हैं। फिर वो एक और एक दो नहीं बनता, फिर वो चार बन जाता है, क्योंकि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, वो अपना ध्यान रख रहे हैं। तो इस जिम्मेदारी को हमें बीमारी सिखाती है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने जीवन की, कि सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे को जीवन को कैसे आगे बढ़ना है, क्या मुझे वही चॉइस करना है जो मैं पहले करते आया था, या मुझे कुछ अलग करना है, ये मेरे हाथ में है। तो ये हमें बीमारी सिखाती है कि जिम्मेदारी लेना, पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेना। और नेक्स्ट हमें बीमारी सिखाती है कि दर्द को एक उपहार की तरह लेना, एक गिफ्ट की तरह लेना। कि अगर कोई दर्द है जीवन में, बीमारी के रूप में या कोई चैलेंज के रूप में, उस दर्द को हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? प्यार से। हर चीज की मेडिसिन का, अगर मैं बोलूं एक मेडिसिन है जो मैजिकल मेडिसिन है, वो है प्यार। प्यार से आप हर चीज को डिसॉल्व कर सकते हो, पिघला सकते हो, वो जीवन को आप आगे उससे बढ़ सकते हो। तो दर्द को भी, जहां पे भी आपके शरीर में कोई दर्द हो, उसे प्यार भेजे, उसको एक उपहार के जैसे लेके ये आया है तो मुझे कुछ सिखाने आया है, कुछ बताने आया है मेरे बारे में। और प्यार, जैसे हम प्यार भेजते हैं हर किसी को, तो चाहे वो बच्चा जब दर्द में होता है तो बच्चे को मेडिसिन तो काम करती है, पर जो माँ का प्यार होता है वो मेडिसिन के जैसे काम करता है। जब हम बीमार होते हैं हमें लगता है ना कि हमारे पास कोई हो, हमारा कोई हाथ थामे, कोई पूछे कि तुम ठीक हो, कि एक उनका पूछना ही, जो प्यार से वो पूछते हैं, हमें लगता है हमारी आधी बीमारी कब हो गई। बट क्या है, अभी हम प्यार बाहर से मांग रहे हैं कि कोई आके कहे कि तुम क्या हो। बट बीमारी हमें कहती है कि तुम खुद अपने आप को प्यार कर सकते हो, खुद उस दर्द को आप प्यार भेज सकते हो। बाहर से जरूरी नहीं है कि कोई आके आपको पूछे, बट आप कैसे लेते हो इस दर्द को? इस दर्द में ही डूब जाते हो कि बस अब दर्द हो गया, यही मेरा जीवन है, मुझे तो दर्द में ही रहना है जिंदगी भर। या फिर कहना है कि नहीं, ये दर्द एक टेम्परेरी है और परमानेंट क्या है? प्यार है जो परमानेंट रहता है। तो उस प्यार के साथ ही इस दर्द को मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अपने प्यार में उतनी ज्यादा शक्ति है इस दर्द को से आगे बढ़ जाने की। तो ये भी हमें बीमारी सिखाती है कि कैसे हम इसे उपहार के जैसे ले जीवन में। और फिर आता है कि स्वयं के करीब आना। बीमारी आपको, यही उस बीमारी का मैं कहूँगी और है, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी बीमारी के और भीतर और गहरा जाएंगे, वो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य यही है कि वो आपको आपके करीब लेकर आना चाहता है, वो आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है, एक कनेक्शन बनाना चाहता है कि आप जाने कि आप हैं कौन। जो ये प्रश्न आते हैं हमारे भीतर कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं,
ये सारे जब प्रश्न आते हैं, ये जब बीमारी आती है, तो हम ये जान पाते हैं कि क्या मैं यही हूँ, क्या मैं यही बैठने आया हूँ कि बस अब बीमारी हो गई, मेरा जीवन खत्म हो गया, या मैं इससे भी परे हूँ कुछ में। तो ये हमें सिखाने आता है खुद के करीब जाना, इस स्वयं, इस शक्ति के करीब जाना जो हम सबके भीतर है कहीं ना कहीं। तो उस शक्ति के साथ जुड़ना ही सब बीमारी का उद्देश्य होता है। और फिर उसके बाद आता है अपने जीवन में दिशा, उद्देश्य और अर्थ ढूंढना। कि हर बीमारी हमको एक दिशा में लेके जाना चाहती है, एक नई दिशा में, क्योंकि हम जहाँ चल रहे थे वो भेड़ चाल में हम चल रहे थे, पर अब वो कॉल टू एडवेंचर वाली बात आ गई। ये बीमारी क्या है? कॉल टू एडवेंचर, कि जिस रास्ते आप चल रहे हो वहां बस हो गया, अब आपको उस दिशा में नहीं चलना, अब आपको कहीं और दिशा में देखना है, जहां आपका जीवन का उद्देश्य छुपा हुआ है, जहां जीवन का आप अर्थ ढूंढना चाहते हैं। कि जीवन में सिर्फ मैं खाने पीने और सोने नहीं आया हूँ, अगर मुझे ये जीवन का उपहार मिला है तो मेरा कोई उद्देश्य है, तभी मैं इस धरती पर हूँ। तो वो उद्देश्य क्या है, ये हमारी ये बीमारी सहायता करती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड हमारे जीवन में। अगर जैसे आप लुइस एल्हे की बात करें, कैसे उन्होंने 3 दफा अपना कैंसर ठीक करा, और उनको ये उद्देश्य मिला इस बीमारी से, कैंसर से, कि अगर मैं ठीक कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। और इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी जर्नी बताई है, कैसे उन्होंने विदाउट मेडिसिन इन चीजों पे काम कर पाई 3 दफा ली। तो लोगों को लगता है कैंसर एक बार ही हुआ, ठीक है, तभी वो हताश हो जाते हैं कि सब खत्म हो गया, और उनके अंदर ये डर रहता है कि दूसरी बार भी होगा, हो सकता है। फिर दूसरी बार भी देखो, उन्होंने, लुइस हेले ने उसको हील करा, उससे हार नहीं मानी, उससे गिव अप नहीं किया, और तीसरी दफा भी उसका सामना करा उसी शक्ति के साथ। और ऐसे बहुत उदाहरण है। अनीता मुरजानी की अगर हम बात करें, कैसे उन्होंने इस बीमारी से अपने जीवन का उद्देश्य जाना, और कैसे इस उद्देश्य को उन्होंने हर जन तक फैला रही है, यही उनका उद्देश्य बन गया। कैसे एक बीमारी आपको आपके एक लाइफ पर्पस की ओर लेकर जाना चाहती है। बीमारी से निकल पाएंगे अगर कोई ऐसे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं, एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अपने अनुभव से आप उनको बता सकते हैं कि जो मैं कर पाई तो आप सकते हैं। तो आप अपने, और फिर आता है करुणा, से हम कहते हैं कि हमें है या बीमार, करुणामय बन जाए, ये निकल है। ना सिर्फ अपने प्रति, अपने आसपास और हर जीव। लगता है फ्रेंड्स कुछ कर रही थी, सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे थे करुणा की, कि कैसे हम करुणामय बन जाते हैं। तो जब हम बीमारी का टेस्ट लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो डेथ समझ आती है कि अच्छा ये डेथ है। पर जब हम डेथ के करीब जाते हैं तो हमें जीवन की इम्पोर्टेंस समझने आने लग जाती है। हम जीवन को एक नए ढंग से, एक नए, मैं कहूंगी दृष्टिकोण से हम जीवन को देखने लग जाते हैं, गहरी दृष्टिकोण से उसकी वैल्यू समझ आती, क्योंकि हमें लगता है कि जीवन तो हमें ऐसे ही मिल गया, कि हमारे मम्मी पापा ने दे दिया तो क्या इसमें बड़ी बात थी, सबको देते हैं। बट जब हम
उसके करीब, जब हम उस जीवन से दूर होते हैं, तो हम जीवन की वैल्यू को समझ पाते हैं। तो जब हम किसी चीज से, जैसे अगर आपको प्यार को समझना है, तो उस प्यार की वैल्यू आप कब समझ पाएंगे? जब आप इसको टेस्ट करेंगे, तब आपको वैल्यू लव की समझ आएगी कि प्यार क्या होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड, ये आत्म जो हमारी ये जर्नी है, ये क्या है? हम अपने आप से ही दूर, ताकि जब हम अपने आप से जुड़े तो पूरे संपूर्णता से जुड़े। लास्ट yes friends, sorry, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट। तो हम करुणा को समझ पाते हैं कि हर चीज के प्रति करुणा आती है, कि जो पानी का गिलास दे रहा है, हमारे बैठा हुआ है, जो डॉक्टर है, नर्सेज हैं, या घर वाले हैं, या जो गार्ड है हमारी सोसाइटी के बाहर, हम उसके प्रति भी करुणा आती है कि कैसे वो पूरा रात ड्यूटी देता है ताकि हम सेफ फील कर पाए अपने घर में। तो क्या है, बीमारी हमें अपने कोर से जोड़ती है, जो है करुणा, कंपैशन से जोड़ती है। तो ये सारी चीजें हम करुणा से हम सीख पाते हैं। ये सारे लेसन है जो हमें बीमारी सिखाती है। तो अब आगे से जो भी बीमारी या जो भी आए आपके जीवन में, तो आप सोचे कि वो एक टीचर के जैसे आई, उसको बीमारी नाम भी ना दे, कि आप खुश होए। उल्टा हम सब यही कहते हैं कि वाओ, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अब नया एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है जीवन का। अच्छा, अब एक पड़ाव मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड पे मैं जा रही हूँ। तो जैसे हम गेम खेलते हैं, अगर आपने बच्चों को देखा हो, वीडियो गेम पे हर लेवल होते हैं। जैसे ही लेवल एक पार होता है, सेकंड लेवल थोड़ा सा और चैलेंजिंग होता है, और उस चैलेंज से क्या होता है, आपका माइंड की ग्रोथ होती है, आपको वो चैलेंज समझ आता है, फिर आप थर्ड लेवल पे जाते हो। तो सेम वे, अगर कुछ ऐसा जीवन में आ रहा है, तो उसको लो कि ये मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी मेंटल ग्रोथ, मेरी फिजिकल, मेरी इमोशनल ग्रोथ के लिए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो इसे बीमारी का टैग ना देके मैं बोलूंगी कि आप इसको एक टीचर जैसे लो, कि ये मुझे सिखाने आई है, गिफ्ट जैसे लो, कि मुझे और अपने आप से जोड़ने के लिए आई है। और फिर आप देखें कि ये बीमारी मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। तो ये सब अगर हम जीवन में इसको उतार लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जीवन का देखने का ही नजरिया बिल्कुल बदल सकता है, और एक नया जीवन हम अपने लिए बन रचयिता हम उसके बन सकते हैं, हम क्रिएटर बन सकते हैं अपने नए जीवन के लिए। तो ये चाबी हम लोगों के हाथ में ही है। तो अभी हम ध्यान करते हैं। तो तो हितेश, दोस्तों, आज इस ध्यान के लिए हम आप कोई भी अपनी बीमारी को पिक कर सकते हैं। कोई आपको अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई इलनेस है, कोई फॉर एग्जांपल वीकनेस है बॉडी में, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को वीकनेस है किसी चीज की। पर जो बर्निंग इशू है, यानी कि जो आपका टॉप मोस्ट इशू है, कि अगर वो ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ में बढ़िया रहेगा, तो कोई ऐसी चीज अपने लिए पिक कीजिए जो आपकी हेल्थ में आपका टॉप मोस्ट इशू है। और आज हम इस ध्यान के माध्यम से उसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है, केवल बाहरी स्तर पर नहीं, भीतरी स्तर पर। तो अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप तैयार हैं, मुझे एक थम्स अप दीजिए कमेंट सेक्शन में, या एक इमोजी बनाइए। और हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स भी सब हमें बता सकते हैं। और एक सुखासन में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शाबाश दोस्तों, वेरी नाइस।
चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे सारे। हम इस मेडिटेशन में म्यूजिक नहीं लगाएंगे, केवल अपने साथ ही बने रहेंगे। तो अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 3 गहरे लंबे सांस लीजिए, नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए। जब आप अंदर सांस लें, अपने जॉ को टाइट करें, अपने कंधों को टाइट करें, और जब आप सांस छोड़ें तो आह के भाव से छोड़ें। अब आप अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करें। हर अंदर आती सांस और हर बाहर जाती सांस, और उन दोनों के बीच में एक अंतराल। इस अंतराल में हम बने रहेंगे दोस्तों। अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ बने रहेंगे। हम सब इस ध्यान को कर सकते हैं। हम सब इस ध्यान के साथ रह सकते हैं। खुद को एक गहरी लंबी शांति में जाने दीजिए। रिलैक्स होने दीजिए। खुद को अनुमति दीजिए कि रोजमर्रा के जीवन से जो तनाव, जो थकान, जो बेचैनी हमने महसूस की है, अभी हम उसे एक अल्प विराम पर डाल सकते हैं, एक विश्राम की अवस्था में डाल सकते हैं। और अपने भीतर जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो खुद ब खुद उस चीज को छोड़ देने का भाव रखते हैं, जिसे कहीं ना कहीं हमने अपने मन में जकड़ या पकड़ रखा है। खुद को एक शांति में प्रवेश करने दे दोस्तों। हर अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, जैसे कि आप भीड़ से, शोर से, रोजमर्रा के जीवन से दूर जा रहे हैं, कहीं थकान से दूर जा रहे हैं, कहीं एक बहुत सुंदर जंगल में, प्रकृति का एक बहुत सुंदर जंगल जो आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है भ्रमण करने के लिए, आखेट के लिए, जिसके भीतर आप जा सकते हैं। खुद को पूरी अनुमति दीजिए अपने आप को इस प्रकृति के बहुत सुंदर दृश्य में लेकर जाने के लिए।
इस दृश्य में चलते हुए आपका शरीर और मन शांत हो रहा है, और इस शांति में चलते हुए भी आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ बना हुआ है। आप पूरी तरह से मेरी आवाज के साथ जुड़े हुए हैं। आप रिलैक्स्ड भी हैं और आप सचेत भी हैं। प्रकृति का इस सुंदर दृश्य को आप अनुभव कर रहे हैं, उसके अंदर भीतर चलते ही जा रहे हैं। इस दृश्य को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपनी इंद्रियों से इसका पूरा अनुभव ले सकते हैं। उगते हुए सूरज की लालिमा आपके चेहरे पर, शरीर पर डल रही है, और इस लालिमा से जो एक शांति का, सुरक्षा का भाव जो आपके भीतर उठ रहा है, उसे आप अपने मन और शरीर में गहरा उतरने देते हैं। प्रकृति में जो खुशबू है, उस खुशबू में जब आप अपनी सांसें भरते हैं, मन, शरीर एक गहरी लंबी, 100 गुना गहरी लंबी शांति में प्रवेश कर रहा है। प्राकृतिक आवाजें, जो ध्वनियां हैं इस दृश्य की, पक्षियों का चहचहाना, झरने का बहना, मेरे चलने की आवाज, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, महीन से महीन आवाज, ध्वनियां आप अनुभव कर सकते हैं। और हर एक ध्वनि आपको एक और गहरी लंबी शांति में लेकर जा रही है। इस शांति में जाते हुए भी आपका ध्यान मेरी आवाज के साथ बना हुआ है। प्रकृति का यह दृश्य जैसे कि एक सीधी पगडंडी जिस पर आप चलते जा रहे हैं, और वो आपको इस दृश्य में और गहरा लेकर जाती जा रही है। कोई मोड़ नहीं, इतना सुंदर दृश्य, ऐसा जी करता है कि ये यात्रा कभी खत्म ना हो, और इस जंगल में, इस दृश्य में हम आगे की ओर बढ़ते जाएं, चलते जाएं। अब इस दृश्य में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मन, शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है, पर आपकी आवाज, आपका ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित है। आपको कुछ भी इस समय सुनाई नहीं दे रहा, केवल मेरी आवाज ही सुनाई दे रही है, और आप इस दृश्य में आगे की ओर चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस दृश्य में आगे बढ़ते हुए आप कहीं रुक कर विश्राम करते हैं, और उस विश्राम के माहौल में आप अपना ध्यान भीतर की ओर लेकर जाते हैं, अपने भीतर की सृष्टि की ओर लेकर जाते हैं। जो ब्रह्मांड आपके भीतर चल रहा है, उस पर लेकर जाते हैं। और इस समय में आपके शरीर का कोई भी अंग
जो किसी बीमारी से पीड़ित है, या शरीर का कोई अंग जिसको कोई रोग है, आप उस पर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं। जब आप उस पर अपना ध्यान लेकर जाते हैं, आप उस शरीर को एक अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं, जैसे आपने कभी नहीं किया। आज खुद को अनुमति दीजिए। जिस बीमारी से हम अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जिस रोग से हम निवारण चाहते हैं, आज करुणा के भाव से उसे जानने की खुद को अनुमति दीजिए। एक दूरबीन के समान आपकी चेतना, एक माइक्रोस्कोप कैमरा के समान आपकी चेतना शरीर के उस हिस्से में जा रही है जहां वो बीमारी, रोग रहता है, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, जिसका आप निवारण करना चाहते हैं, या जिसके लिए बहुत गोलियां खा रहे हैं। धीरे धीरे उस शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं जहां वो बीमारी लगी हुई है, जहां वो रोग पूरी तरह से केंद्रित है, यहाँ जहां उसकी जड़ें हैं। और जब आप वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, आप अंदर से इस रोग को देख सकते हैं, उसकी जड़ों को देख सकते हैं, कैसे वो फैली हुई है, अंदर से कैसी लगती है ये बीमारी। एक कैमरा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर बिना किसी भय के। आज आप उसे अनुभव करते हैं। अब इस समय महसूस कीजिए कि आपका एक सूक्ष्म शरीर के उस अंग में खड़ा है जहां वो बीमारी है, और ये बीमारी आपके सामने एक स्वरूप लेकर आया है, एक व्यक्ति को, एक ह्यूमन फॉर्म, जिससे आप वार्ता कर सकते हैं, जिससे आप दो बातें कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो इस बीमारी को करता, जो इस बीमारी का रूपक है, वो आपके सामने खड़ा है। आज खुद को पूरी कीजिए कि प्रेम से, करुणा से, क्योंकि हम जान गए हैं आत्मा के स्तर पर ये बीमारी मुझे परेशान करने नहीं, तो आज मैं इसे प्रेम से देखूंगा, इसको जानूंगा, इसको पहचानूंगा, इससे दो बातें करूंगा, दो बातें कहूंगा, दो बातें सुनूंगा, इसके साथ समय व्यतीत कर उस बीमारी की आंखों में देखें बहुत प्रेम से। अगर वो बीमारी एक डरावना रूप है, भय ना रखें, याद रखें और भरोसा रखें अपने भीतर के प्रकाश और प्रेम पे, कि जिससे आप कठिन से कठिन कोई संघर्ष है, पीड़ा है, कोई युद्ध है भीतर का, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शांति से उससे बात कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी आंखों में देखें करुणा के भाव से, ऐसे देखें जैसे कभी नहीं देखा, ऐसे देखें कि आपकी आंखों से प्यार छलके,
अरुणाचल के, आपका अनाहत खुले, आपका दिल खुले उसके लिए। और उससे कहें, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें जानने आया हूँ। तुम मेरे शिक्षक हो और मुझे क्या सिखाने आए हो। उसके सर के पास रुके, पूछें कि तुम कब मेरे जीवन में आए। तुम्हारा आना मेरे जीवन में कब हुआ। आना वो नहीं है जब वो मेरे शरीर में दिखने लगा। आना कई वर्षों पहले होता है दोस्तों। शरीर के दिखाने से पहले वो कहीं बनने लगता है। देखिए कब आपके भीतर वो बीमारी बनने लगी। एक प्रेम के भाव से जो अनुभव आ रहा हो, जो ज्ञान मिल रहा हो, उससे समझें, सुने, उसका आंकलन ना करें, उसकी निंदा ना करें, आलोचना ना करें। पूरी तरह से अपनाएं जो भी अंदर उठ रहा। उस बीमारी को पूछिए कि तुम जब मेरे जीवन में आए तो मुझे क्या सिखाने आए, मुझे क्या सीखना है। क्या मेरा सोल लेसन है। भीतर से उठ रहे ज्ञान जो आपकी बीमारी आपको दे रही है, अपने व्यक्ति के स्वरूप से उसे जाने, उसे लें दोस्तों। और यह स्वरूप को आप पूछ रहे हैं कि अपने अंगों को ठीक करने के लिए, अपने इस हानि हुए अंग को, शरीर को ठीक करने के लिए, आपको पूरी तरह से मुक्त करने के लिए मैं क्या कर सकता, अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मैं आपको मुक्त कर सकता हूं अपने शरीर से। मुझे क्या करना चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए मुझे अपने भीतर। इस सारी जानकारी को ले, जो ज्ञान आपकी बीमारी, आपका रोग आपको दे रहा है, उसे पूरी तरह से स्वीकार करें दोस्तों। देखें कि जब आप उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गाइडेंस अपने जीवन में लाते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। आपके जीवन में, आपके भीतर क्या परिवर्तन आते हैं। इस परिवर्तन को देखकर कैसा लग रहा है। जो भीतर परिवर्तन
खुद महसूस किया, उस परिवर्तन से कैसे सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, कैसे अपना योगदान दे रहे हैं इस सृष्टि में। उससे देखें, उसे जानें। अब अपनी रोग को, अपनी बीमारी को धन्यवाद कहें। उसे कहें कि मैं आपके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हूं। मैं सीख गया हूं और मैं सीखता रहूंगा, खुद को जानता रहूंगा। आपका उद्देश्य यहाँ होने का मैं पूर्ण कर रहा हूं। अब आप को बड़े प्यार से, आदर से मैं मुक्त करता। महसूस कीजिए कि यह व्यक्ति जो बीमारी के रूप में, जो रोग है, एक धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर जा रहा है। और आप 3 गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं। प्रेम की सांस लेते हुए मुंह से आप इस धुएं को बाहर जाने दे रहे हैं। और जब अंदर प्रेम की, हीलिंग की सांस आती है, अपने भीतर भाव आता है, मैं संपूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी आत्मा के इतने निकट हूँ जैसा अपने जीवन में कभी भी नहीं। इस पूरी चेतना को आप अपने भीतर ला रहे हैं, उस अंग में ला रहे हैं, प्रेम भर रहे हैं जहाँ वो बीमारी रहती थी। अंदर से देखिए, आपके ऑर्गन लाइट में भरते जा रहे हैं और बीमारी अंदर से हील हो गई। प्रेम भरता जा रहा है अंग से, अंगों में, अंगों से पूरे शरीर में, पूरे शरीर से ब्रह्मांड में प्रेम भर रहा है। मैं प्रेम हूँ, मैं मैत्री हूँ और मैत्री मानता हूँ। आखिरी 1 मिनट धीरे धीरे हम अपनी चेतना को पूरी तरह से अपने शरीर में लेकर आएंगे, पूरी तरह से वापस, एक मुस्कान के साथ। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें, कृतज्ञता के साथ, प्रेम के साथ। और अपने दोनों हाथ हटाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। खुद को धीरे धीरे वापस आने दे दोस्तों। एक अंगड़ाई लें, खुद का रिश्ता खुद से कृतज्ञता के भाव के साथ, अपने शरीर को कृतज्ञता, मन को कृतज्ञता, भावनाओं को कृतज्ञता, अपनी आत्मा को कृतज्ञता, अपने परम परम स्वरूप को कृतज्ञता, अपने जीवन के संघर्षों को कृतज्ञता, जीवन को संघर्ष कृतज्ञता, अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, अपने धन को, जीवन के उद्देश्य को, हर चीज को कृतज्ञता।
धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू हितेश जी, बहुत बहुत सुंदर नॉलेज और बहुत ही प्यारा मेडिटेशन। आप जब विजडम शेयर कर रहे थे, स्पेशली शुभांगी जी, जब आप लेसन के बारे में बता रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी लाइफ का आप एक हिस्सा बता रही हैं। मैं लुइस हे और अनीता मूरजानी के समान ग्रेट तो नहीं हूं, पर हाँ, ये वार्निंग या ये ब्लेसिंग मुझे भी दी गई थी डायबिटीज के टाइम में। इसके पहले मुझे सोरासिस था, नर्व कंप्रेशन था, तब नहीं जानती। जब मुझे यूनिवर्स ने डायबिटीज दी, तो कहते हैं ना, एकदम लास्ट अलार्म था और मैं जागी और अपने आप से कनेक्ट हुई। और जब मैं खुद को हील करी, तो जैसे आपने कहा कंपैशन, फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं हील हो सकती हूँ, 5 डिजीजेस मैंने ठीक किया है। उसके बाद भी मुझे फ्रोजन शोल्डर और थायराइड हुआ था। तो हितेश जी, तब मैंने लुइस हे के उसको फॉलो किया था, थॉट और अपने इमोशंस पे। तो टोटल मैंने जब 5 डिजीजेस ठीक किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी लोगों को बताना है कि सेल्फ हीलिंग आपके अंदर है। तो वो जो कंपैशन है वो अभी तक ये कंटिन्यू चल ही रहा है। और शायद ये डिजाइनिंग मेरी डिजीज की इसलिए होगी कि शायद मुझे लोगों के लिए काम करना होगा। तो हर एक कोई हर बीमारी कुछ टीचिंग भी देती है और कुछ पर्पस की तरफ भी मोड़ती है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी अपनी एक बीमारी को चुनते हैं। तो थैंक यू, बहुत ही प्यारा विजडम, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन। और पूर्णिमा के अवसर पर आपकी जो ये संपूर्ण स्वास्थ्य की गिफ्ट दिए हैं ज्ञान भारत को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।